to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. And as they say in every system, there is a conflict. There's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. And as they say, if the political and the economic systems are dissimilar, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the political and economic systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome esteemed guests in our studios today. We begin with Shahjahan Attar Sahab from Sholapur, a very senior journalist. Shahjahan Attar Sahab, namaskar. Welcome to the show. अतर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। अतर साहब अभी थोड़े वक्त में लक्ष्मण साहू जी रहेंगे, साहू जी साहब भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे नासिक से, और डॉक्टर सुधीर धोरे साहब रहेंगे अकोला से। शाहजान अत्तर साहब, एक चीज आपसे बात करना था कि ये जो बीजेपी का लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हो गया है शोलापुर में, शोलापुर में जिस कदर बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से 87 शायद आउट ऑफ 102 में से 87 ले लिया, ये क्या चमत्कार है, ये कैसे हुआ शाहजान अत्तर साहब? देखिए सर, जो भी 87 सीट्स आए होंगे, हाँ, फिर भी एक 3 विधायक है, हाँ, यहाँ पर सुभाष देशमुख उसका गट अलग है, विजय कुमार देशमुख उसका गट अलग है, देवेंद्र कोटे उनका गट अलग है। अभी जब महापौर पद ये ओपन हुआ है, तो अभी ओपन किसका होगा, किसी कौन से गुट का महापौर होगा, और उसमें पालक मंत्री का भी गुट अलग है। अभी चारों मिलके जब एक होंगे तो ही महापौर ठीक से बनेगा, वरना नहीं बनेगा। मगर मेयर तो ठीक है, उसमें सब लोग इंटरफेयर करेंगे और बोलेंगे कि देखो बीजेपी का इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गया, जो भी गुट थे, भले 2 देशमुख और 1 कोटे, क्या तकलीफ क्या 2 देशमुख और कोटे में, क्या सही है ना? मगर कोटे जो है ना पद्मशाली समाज के विधायक है, हाँ, और सबसे ज्यादा पार्षद आज में जो चुनाव हुआ उसमें सबसे ज्यादा पार्षद पद्मशाली समाज के हुए हैं। अच्छा। और उनका कहना है कि हमारा ही होना चाहिए। ओके। दूसरी तरफ सुभाष देशमुख गट के भी कुछ लोग मैदान में, दूसरी तरफ जो विधायक विजय कुमार देशमुख है उनके लड़के भी मेयर बनने के मैदान में। तो ये जब फैसला जब खुद पालक मंत्री जय कुमार गोरे लेंगे तभी यहाँ पर मेयर बन सकता है। अभी आपको क्या लगता है, जय कुमार गोरे फडणवीस साहब का बहुत खासों में से आता है, जय कुमार गोरे, क्या कोई उसका बात डाल लेगा? सर, अगर जय कुमार गोरे ने अपने पालक मंत्री के स्थिति में इतना बड़ा चुनाव लड़कर बीजेपी को बड़ा किया है, तो आखिर किसी भी विधायक का सीएम के पास कोई नहीं चलेगा। जब जय कुमार बोलते तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री उनकी ही बात मान जाएंगे। तो समस्या तो मुझे दिखता नहीं है शोलापुर का मेयर का। एक तो आपने कहा कि जनरल कैटेगरी में आता है शोलापुर का मेयर। जी जी बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से एक बार जय कुमार गोरे फडणवीस साहब तय कर दिया लोकल लेवल पे कि ये बनेगा, तो चाहे वो आंकड़े देखकर ही कहेंगे। अगर ये है कि सुभाष देशमुख या कोटे का ज्यादा समाज के लोग हैं, तो समाज के हिसाब से इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। कैसा है सर, अभी देवेंद्र कोटे जो है वो पद्मशाली समाज के है, हाँ, पद्मशाली समाज के ज्यादा से ज्यादा सीट उनकी चुनाव आए हैं, हाँ, अगर उनका मेयर होता है तो आने वाले जो भी चुनाव है तो उसमें भाजपा को अच्छे से हो सकते हैं। अगर वो नाराज हो गए तो सभी पार्षद का चुनाव, सभी पार्षद का वोट ये अलग पार्टी में जा सकता है। तो मुझे एक चीज बताइए कि इतना जबरदस्त हंगामा हुआ था शोलापुर में, बाढ़ जिस प्रकार से आया था, घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। 100 साल में पहले बार इस प्रकार का बाढ़ देखने को मिला शोलापुर में, और उसके इतना क्रिटिसिज्म के बावजूद इतने लोग क्रिटिसाइज करने लगे थे,
जितने विरोधी पक्ष थे सब लोग बोला कि सरकार ने ढंग से काम नहीं किया, रिलीफ पैकेज ढंग से मिला नहीं, कुछ जो किसानों को 10 रुपया 15 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट मिला है, और जो फडणवीस साहब ने बात किया था कितने होना चाहिए उतना मिला नहीं। इस सब क्रिटिसिज्म के बावजूद हमने देखा कि बीजेपी पूरा स्वीप कर दिया शोलापुर। क्या क्या फैक्टर था अतर साहब? अभी देखिए साहब, सभी लोगों का जो बीजेपी के पालक मंत्री पूरे 1 महीना पर यहाँ पर मुक्का में थे। हाँ, और जो यंत्रणा लगाए उन्होंने, हाँ, तो उनके गांव के लोग लाए थे 100 लोग, और सब लोगों को होटल में रखा था। करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है। करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, और सब पूरा जो मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहे हैं। आज भी इतने बड़े सीट बीजेपी के आ सकते हैं, इसका भरोसा अभी भी यहाँ की जनता को नहीं है। ये कुछ तो ईवीएम मशीन का कुछ तो लफड़ा है, और लफड़े की वजह से यहाँ पर बीजेपी आई है, यही बात चल रही है अभी फिलहाल। बीजेपी को कम मेजोरिटी नहीं मिला है, सुपर मेजोरिटी मिला 87 102 में, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो कहते हैं ना अतर साहब। तो इतने लोगों को आप कहां बहका सकते हैं कि आप बोले कि थोड़ा थोड़ा आप बहका सकते हैं, मगर इतने लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए कोई ऐतिहासिक कारण तो होगा। क्या था वो कारण? अरे सर एक जमाना था जहां पर पूरी स्थिति में कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे की सत्ता चल रही थी, और सोलापुर ग्रामीण में उप मुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिते पटेल की सत्ता चल रही थी। आज दोनों की भी सत्ता चली गई। ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ सकता सर। मगर आपको आप भी चुनाव, जी बोलिए आप कुछ बोल रहे थे। जो भी चुनाव हो गए, अभी जो आने वाले पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव है, इसमें भी देखिए बाकी अदर पक्ष को कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। सभी जगह पे तुमको बीजेपी ही दिखेगी। तो मुझे एक चीज बताइए, सुशील कुमार शिंदे जी और विजय सिंह मोहिते पाटिल, ये सब दिग्गज नेता थे। दिग्गज यानी स्टेट और सेंटर में सीएम भी रह चुका है, और सेंटर में होम मिनिस्ट्री से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज इनके पास। इसके बावजूद शोलापुर में इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हो गया? बिकॉज गए बार अब हमेशा आपसे बात करते रहते हैं कि पानी की किल्लत है, 8 दिन में एक बार पानी आता है शोलापुर में। ये सब कैसे, यानी क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हुआ? क्या आप मानते हैं कि सुशील कुमार शिंदे और विजय सिंह मोहिते पाटिल उतना इंटरेस्ट लिया नहीं है शोलापुर के डेवलपमेंट में? 10 साल से शोलापुर में भाजपा की सत्ता है। हाँ, शोलापुर को स्मार्ट सिटी बनाया। हाँ, शोलापुर को करोड़ों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर आया है। एक ही रास्ता 1 महीने में बनाते हैं, 15 दिन में तोड़ देते। 1 महीने में बनाते 15 दिन में तोड़ देते। यही तरीका चल रहा है काम होगा। और जो भी प्रशासक होने के कारण कोई काम की क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ मैनेज करके पैसा लूटने का काम शोलापुर में अभी शुरू है। मगर जो आने वाला मेयर है, जो होने वाला मेयर है, पालक मंत्री हो या तुम्हारे विधायक लोग हो, तो उनको शोलापुर की समस्या हल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी भी 8 दिन के बाद एक बार पानी आता है। ये स्थिति है सर शोलापुर की अभी भी। और इसके बारे में चुनाव के पहले जो दक्षिण के विधायक है देवेंद्र कोटे, इन्होंने आम जनता के सामने ऐलान किया है, अगर महापालिका में सत्ता आती है तो मैं हर रोज पानी देने वाला हूं जनता को, नहीं तो मैं मेरे विधायक पद का इस्तीफा दे दूंगा। यही बात कही है। अभी कितना मानते हैं, कितना सच बोलते हैं, ये तो आने वाला कल बताएगा। We are joined by Lakshman Sahu ji साहब from the Bharatiya Janata Party. साहू जी साहब, welcome to the show. नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुरुआत हमेशा कुछ न कुछ तिथि के हिसाब से होता है तो पूरे दर्शक इच्छुक है, आप तिथि के बारे में कुछ बताइए। हमारे साथ शाहजहां अख्तर साहब हैं शोलापुर से, वरिष्ठ पत्रकार। नमस्कार सोलापूरकर। नमस्कार। सोलापूर वाल्यांना मुद्दाम सांगतो, सोलापूर माझा जन्म सोलापूरचा, वैरागचा आहे मी। जी बर का? हाँ बोलो ना। नंबियार जी, बात ऐसी है, आज का दिन तो बहुत विशेष है। ओके। आज पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में वसंत पंचमी मनाई जा रही है। हाँ। जी। कल
कल का दिन हमारा गणेश जी का जन्मदिन था, गणेश जयंती थी। हाँ गणेश जयंती कल की थी और आज सरस्वती का पूजन वसंत पंचमी का दिन कहा जाता है। यस यस यस। अभी जो कालावधि चल रहा है, दक्षिणायन खत्म होता है, उत्तरायण चालू हो जाता है और वसंत ऋतु के जो आगमन होता है, ये खेती में, सृष्टि में ये बहुत बड़ा आनंददायी वसंत ऋतु का आगमन होता है। ओके इसलिए वसंत पंचमी का महत्व हमारे यहाँ बहुत है और बुद्धिदात्री जो बुद्धि के देवता है सरस्वती, उसका पूजन कर कर आज से हमारा व्यवहार सब शुरू हो जाता है साल भर का। दूसरी बात ऐसी, आज 23 जनवरी है। हाँ आज सुभाष चंद्र बोस जी का भी जन्मदिन है। हाँ 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 बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन बोला तो एक पूरा स्वातंत्र के काल के पहले का जो वातावरण है देश भर का, हाँ हाँ वो सामने आ जाता है। हाँ सुभाष चंद्र बोस जी का देश के लिए जो योगदान है वो याद आता है। हाँ। उन्होंने जो घोषणा की थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरा काल गणना सब सामने आ जाती है। सुभाष चंद्र बोस जी का अंत जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में, भारतीय व्यवस्था में हुआ, उसको कोई भारतीय भूल नहीं सकता है। इसलिए उनको आज जन्मदिन पर बहुत हम याद करते हैं, उनका पराक्रम याद करते हैं। उन्होंने देश के लिए जो कार्य किया है उसके लिए सैल्यूट करते हैं। और बाला साहब बात दूसरी बात ऐसी है कि जब हम आज 23 जनवरी बोल रहे हैं, पूरे राजनीतिक जो उथल पुथल सब चलती है, लेकिन उसमें एक बात ऐसी है कि श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी का जन्मदिन है और आज उनका 100 बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 100वां जन्मदिन आज मनाने जा रहे हैं। शताब्दी वर्ष है उनका। और इसलिए बाला साहब ठाकरे जी को आज भावभीना श्रद्धांजलि भी, अभिवादन भी, उनके प्रति आदर भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का 23 जनवरी 1926 का जन्म है और इसलिए पूरे 100 साल आज पूरे होने जा रहे हैं। तो बाला साहब ठाकरे जी का पहला युवा के उनके दिन होने के बाद उन्होंने जो अंग्रेजी अखबारों में जो उनका योगदान था, उसके बाद में कार्टूनिस्ट बोल के उनका जो योगदान था, उसके बाद में मार्मिक बोल के जो उन्होंने वीकली चालू किया था, उसका भी योगदान बहुत बड़ी मात्रा में है। और राजनीतिक गलियारों में जो महाराष्ट्र की राजनीति जो आज बदली है, जो कांग्रेस का सत्ता का सूरज कभी यही नहीं होता, अंत नहीं होता, ये जो कहावत थी और ये जो समझ था, ये झूठा ठहराने में महाराष्ट्र में जिन जिन का योगदान है, उसमें श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी का भी बड़ा योगदान है। हमारे श्रद्धेय प्रमोद जी महाजन, गोपीनाथ जी मुंडे, अटल जी, आडवाणी जी, इनके साथ में जो संबंध रहे बाला साहेब ठाकरे जी के, और उन्होंने जो महाराष्ट्र के राजनीति को जो एक आकार दिया, एक आयाम दिया, वो हम भूल नहीं सकते। और आज बाला साहेब ठाकरे जी की याद ज्यादा आती है। मुझे एक बात साहब उनके लिए मेरे ध्यान में, मैं कार्यकर्ता के रूप में ये बात कहना चाहता हूं, राजनीतिक गलियारों में चाहे कुछ भी, कोई आदमी का अलग अलग स्थान हो सकता है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे जी ने उनके कार्यकाल में जिन जिन लोगों के पीठासीन पर पदाधिकारी बनाए, जिन्होंने मेयर बनाए, सांसद बनाए, तो उन्होंने कभी कार्यकर्ता की जात नहीं देखी साहब। इसलिए बाला साहेब ठाकरे हमारे याद में हमेशा रहेंगे। अच्छा, वी वेलकम डॉक्टर सुधीर धोने साहब, वी वेलकम डॉक्टर सुधीर धोने साहब टू द शो। धोने साहब, वेलकम टू द शो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साहू जी साहब, आपके पास वापस आता हूँ। शोलापुर से शाहजहां अख्तर साहब है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। उन्होंने बहुत नासिक में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, और शोलापुर में तो क्लीन स्वीप मार दिया बीजेपी ने। भले शाहजहां अख्तर साहब बहुत क्रिटिकल है बीजेपी का, बोले काम नहीं हो गया, पानी 8 दिन में एक बार आता है, रोड नहीं बना हुआ है, खेतों के रिलीफ नहीं मिला है। उसके बावजूद ये नासिक और शोलापुर में, आपका जन्म शोलापुर में हो गया साहू जी साहब, ये जबरदस्त विक्ट्री से आप किसको आप क्रेडिट क्यों मिला इतना जबरदस्त स्वीप बीजेपी को साहू जी साहब? ये जो विक्ट्री है, हाँ, ये विक्ट्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी पूरी सरकार की विकास की योजनाएं जो अंतिम आदमी तक पहुंच रही है, उसका एक नतीजा है। दूसरी बात, हमारे प्रदेश के, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने जिस तरीके से इस महाराष्ट्र को संभाला है और जिस तरह से अपने पार्टी में और दूसरे पार्टियों में भी जो विश्वास बढ़ाया है,
विश्वास जताया है, विश्वास की राजनीति की है। यस, सुनने को आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए साधु साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। तो इसीलिए आपको विश्वास फडणवीस साहब ये एक बात है। दूसरी बात है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, इससे पहले बावनकुळे साहब थे, अभी रवि जी चौहान है। उन्होंने संगठन के तौर पर जो परिश्रम कार्यकर्ताओं से लिए है, कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है और सब जगह जो काम हुआ है, जो विकास की धारा बहती जा रही है, उसके लिए लोगों ने जो विश्वास जताया है, उसका ये नतीजा है। क्योंकि इसमें नियोजन भी है, हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता पन्ना पेज तक की रचना और पूरे तरह से मंडल स्तर की रचना, जिला स्तर की रचना, अलग अलग इकाइयां, अलग अलग फ्रंट, अलग अलग प्रकोष्ठ, इसमें जो कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते हैं। हमारी पार्टी चुनाव के लिए कभी सिर्फ मैदान में नहीं है, हमारी पार्टी 365 दिन मैदान में है और चुनाव जो 100 प्रोग्राम चलते हैं उसमें एक प्रोग्राम हमारा चुनाव होता है। इसलिए सिर्फ चुनाव के लिए लोगों के पास जाने वाले हम लोग नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में जो महाराष्ट्र में पहले नगर पालिका चुनाव में हमको यश हासिल हुआ और अभी महापालिका चुनाव में भी जो इतना बड़ी मात्रा में जो हमको सफलता मिली है, उसका कारण यह है हम लगातार पब्लिक में है और पब्लिक ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। धोने साहब, डॉक्टर सुधीर धोने साहब, हर्षवर्धन सतपाल साहब ने कहा, सतपाल साहब ने कहा कि 5 मेयर हमारा तय है, 5 मेयर्स हमारा तय है, 350 कॉर्पोरेटर्स हमने पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के चुन के लाए हैं। बट इज इट इनफ? आपको लग रहा है ठीक है? परफॉर्मेंस किस प्रकार से देखते हो? इधर भाई जगताप ने बोला कि वर्षा गायकवाड़ जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो तरह तरह के बातें चल रहा है। परफॉर्मेंस किस प्रकार से देखते हो आप धोने साहब, डॉक्टर धोने? सर ऐसा है, अभी सावजी साहब ऐसा बीजेपी से है ना, सावजी साहब है ना बीजेपी से। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मण सावजी साहब तो बीजेपी। अच्छा हाँ, सावजी साहब ने कुछ बातें बहुत अच्छी बोली है। बहुत सारी उन्होंने बातें जो है मुझे भी पसंद आई। लेकिन जैसे बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में उन्होंने बोला है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोला है। लेकिन आपको एक बात बताओ कि भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिलती हुई दिख रही है, देखिए हमारे अकोला में पहले उनके 48 मेंबर थे महानगर पालिका में, अभी 38 हो गए, 10 कम हो गए। मुंबई में उनके 82 थे, 89 हो गए, 7 ही बड़े हैं, सिर्फ 7। लेकिन मीडिया ऐसा दिखा रहा कि क्या बहुत बड़ी सफलता है, कितनी बड़ी सफलता मिली, इस तरह से मीडिया दिखा रहा है। तो उनका जो सफलता दिख रही है, वो सफलता इसलिए है कि नांदेड़ में क्यों सफल हुए, क्योंकि अशोकराज चौहान की वजह से हुए। जालना में क्यों सफल हुए, वो कैलाश गोरंट्याल की वजह से सफल हुए, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। नांदेड़ में अशोकराज चौहान कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। धुलिया में इनकी सरकार आ गई, क्यों आ गई कि वो कुणाल पाटिल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के जो मजबूत नेता है, वो शामिल होने की वजह से इनकी सत्ता बनी हुई है। और कुछ जगह पे इनके पिछले साल के मुकाबले सीटें कम हुई है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी की वजह से उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो आपको एक बताता हूँ कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी की नीति के वजह से इनकी महानगर पालिका में सत्ता नहीं बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं या फिर मोदी जी को बहुत पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो स्थानिक लेवल पे जो समीकरण बन गए और जो नेता, गद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके वजह से गए, ये समीकरण बन गया और इनकी सीटें आ गई है। और मैं आप जो है बताऊं कि अकोट में उन्होंने नगर परिषद में उन्होंने एमआईएम से अलायंस किया, अचलपुर में भी एमआईएम से किया। जो एमआईएम के नेता हिंदू विरोधी बात करते हैं, बोलते हैं कि बस 15 मिनट के लिए पुलिस को बाजू में कर दो, हम दिखाएंगे क्या है। जो बोलते हैं अकबर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जो बोलते हैं कि राम का जन्म कहाँ हुआ, राम की माँ कहाँ जनी, ये शब्द बोलते हैं। हम हिंदू है, हमको बहुत बुरा लगता है, हमको ओवैसी का चेहरा देखते ही घृणा आ जाती है, हमको तकलीफ होती है। उनके साथ सत्ता के लिए बैठ गए सर। ये कितने बेशरम लोग हो गए भारतीय जनता पार्टी के
कि उन्होंने वो यानी एक छोटी सी नगर परिषद, ये एक इतनी बड़ी पार्टी जो देश पे राज कर रही है, राज्य में सत्ता में है, उनको इतने सत्ता पिपासु हो गए कि एक नगर परिषद भी उनसे रहा नहीं जाती, बीजेपी के साथ मिल गए आप। हमको बहुत दुख हुआ सर ये बात का। साहू जी साहब, और जो भी हिंदू है, जिसको हिंदू धर्म के बारे में अभिमान है, कोई भी इनके बातों में अभी इसके बाद नहीं आएगा। ये यहाँ हमसे मिल गए। साहू जी साहब wants to respond to you. धोने साहब, साहू जी साहब बोलना चाहते, बोलिए साहू जी साहब। बोलिए साहू जी साहब। सब बात ऐसी है, जो हिंदू धर्म के बारे में चिंता ढोने साहब ने की ना, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम वो अभी चिंता तो कर रहे हैं इस बहाने से। चुनाव कभी कभी आदमी में इतना बदलाव लाता है, नहीं उसको मजबूर करता है ये बातें करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं बोलता हूँ, मेरे बाद में बोलिए आप। हाँ बोलिए। उसमें बात ऐसी है कि अन्य दलों का जो चित्र रिजल्ट के बाद आया है, जब राजनीति में हम चुनाव एक ही मायना पकड़ते हैं राजनीति का यश और अपयश का, 5 साल जो कार्यकर्ता काम करता है उसका नतीजा सिर्फ चुनाव में दिखने को मिलता है। चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली, इसके ऊपर अगर हम पार्टी का जायजा लेते हैं तो फिर इसमें ये बातें सब फिजूल हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने रिजल्ट जो सामने आया है, इसके बाद ये जो जब चर्चा कर रहे हैं, ये गलत चर्चा है। अपने दलों में झांक कर देखिए, आपके दलों में लोग क्यों नहीं आते हैं, आपके नेताओं के ऊपर का विश्वास क्यों उड़ गया है, आपके कार्यकर्ता पार्टी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, लोगों का जनाधार आपके पार्टी का क्यों कम हो रहा है, आपका विकास का एजेंडा क्या है। अरे हमने विकास का एजेंडा लिया, इसके लिए लोग हमारे साथ में है, ये तो मानना पड़ेगा। विकास के बारे में दूसरा कोई दल चर्चा नहीं करता है। क्या है आपका एजेंडा? चुनाव का एजेंडा सिर्फ चुनाव नहीं होता है, उसमें डेवलपमेंट का भी एजेंडा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट का एजेंडा हर शहर का, राज्य का और देश का, हर समाज के हर वर्ग का ये मानना पड़ेगा। ये आप नकारा नहीं सकते। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है जो मतदाता तक गई है, वो मतदाता आज इसलिए वोट करता है। आपका जनाधार क्यों कम हो रहा है, इसके बारे में सोचिए। आपके लोग आपको क्यों छोड़ के जा रहे हैं, इसके बारे में सोचिए। लोग हमारे साथ आ रहे हैं, इसका कारण खोजिए। ये चर्चा होनी चाहिए ना। रिजल्ट आने के बाद अगर आप बोलेंगे ये रिजल्ट ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में जो आंकड़ा आया है, पिछले समय 1100 पार्षद थे, आज 1400 पार्षद महाराष्ट्र में आए हैं। इसका कोई आपको अंदाजा नहीं है? क्या कम हो गए, क्या हो गए की बात करते हो आप? तो जो चुनाव से पहले जिस तरह से लोगों को बहकाव में लाकर अलग मुद्दे बनाकर जब लोगों को गुमराह करने की कोशिश आप लोगों ने की, नासिक में कितना बवाल मचाया था पेड़ काटने पर, यह सही था क्या? आज जो वार्ड में आपने बवाल मचाया, वही वार्ड में, वही प्रभाग में चारों के चारों सीट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। लोग हमारे साथ है। आपने जो झूठा बवाल निर्माण किया था, यह गलत था। हमारे सरकार के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो आपने अविश्वास जताया था, यह गलत था। हम विकास की धारा में चलने वाले लोग हैं और विकास के लिए लोगों ने हमको चुना है, यह मानना ही पड़ेगा आपको। साहब साहब, मैं डॉक्टर धोले साहब, मैं पहले शाहजहां अत्तर साहब के पास जाता हूं। शाहजहां अत्तर साहब वरिष्ठ पत्रकार शोलापुर से। अत्तर साहब, आपने सुना साहू जी साहब ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया। आप विपक्ष ने इतने एलिगेशंस लगाए, डॉक्टर धोले साहब ने कितने एलिगेशंस लगाए, मगर जीत के बीजेपी आया। नासिक में उदाहरण है, झाड़ काटे, तपोवन, ये वो, फिर भी बीजेपी चारों के चार वार्ड जीत के आए। AIMIM, कांग्रेस, MNS सब फूट के या तो एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे हैं बीजेपी। क्या अत्तर साहब, क्या स्टडी है आपका पत्रकार के हिसाब से, आप किस प्रकार से, और शोलापुर में MIM का क्या हालत है? तो श्री सर, अभी सोलापुर में तो जमात के 8 लोग आ गए हैं। 8 लोग आए जमात के? ओके, हाँ 8 लोग आ गए। इसके पहले उससे भी ज्यादा आए थे। अच्छा। अभी देखिए, सर ने बोला, मैं उससे सहमत हूँ, तुम्हारी राजनीति अच्छी चल रही है, विकास अच्छा चल रहा है, मगर जो आप जब चुनाव आते हैं तब जो आश्वासन देते हैं कि युवा के देंगे, ग्रामीण में रोजगार शुरू करेंगे, गांव के सब रास्ते पानी अच्छे करेंगे, किसानों को राहत देंगे, किसाने के माल को अच्छा भाव देंगे, ये सब कब हो गया है?
बस यही आश्वासन लेके लोग तुमको जरूर वोट देते। तुम्हारी योजनाएं बहुत अच्छी है, मैं नहीं इनकार नहीं करता, मगर उसका अमल असल में जो अमल है उसका तो अमल नहीं होता सर आपका, ये बड़ी दुख की बात है। अभी कितने तो ऐसे काम है, जो पानी पुरवठा योजना है, जो रोजगार हमी की योजना है, जितने भी सरकारी काम हुए हैं तो उनका करोड़ रुपया का बिल प्रशासन के सामने अटका है, उसको देने के लिए पैसा नहीं है। ये क्या बात है? आज ठेकेदार उनका बिल नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, युवा उनको नौकरी नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, किसान तो आत्महत्या डेली कर रहे हैं। इसका कोई अंदाजा आपको नहीं आता? आपने जो पक्ष बातें बनाता है, जो आश्वासन देता है, कम से कम 1 रुपए का आश्वासन दिया तो 4 आने तो काम करना जरूरी है, यही हमारी बात है। और सबकी अपेक्षा रहती लोगों की कि चलो यार अच्छा पढ़ने के बाद उसको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे 4 रुपए मिलेंगे। कहाँ है जॉब अपना? कुछ भी नहीं, जॉब नहीं, कुछ नहीं। बेकारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, किसानों के बेकार होने की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खाजगी साहूकार से पैसा लेकर किसान अभी आत्महत्या कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? तो दोरे सावजी साहब, अच्छा 2 मिनट में जवाब दीजिए, फिर दोरे साहब के पास जाता हूँ। सावजी साहब बोलिए। जी साहब नबियार साहब, हाँ बोलिए ना। अत्तार साहब पत्रकार बोल के अगर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा मेरा उनके ऊपर जो विश्वास बढ़ रहा था ना, वो कम होने जा रहा है। राजनीतिक दल जैसे आरोप करते वैसे आरोप करना है पत्रकारों का काम नहीं। पत्रकारों ने चारों तरफ से देखना चाहिए। क्या सोलापुर के अगर वो सोलापुर के पत्रकार है, सोलापुर में रहता हूँ और जो मैं हकीकत देखता हूँ मेरे सामने जो आंखों से, मैं आज पत्रकारिता करता अगर वो 40 साल से पत्रकार है तो पत्रकार ने चारों तरफ से देखना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं की जो स्कीम थी वो कितने लोगों को सोलापुर में मिली है, इसका अंदाजा नहीं है आपको? आप वहां सांसद प्रणीति शिंदे चुनकर आ गई सोलापुर में क्या मोदी जी सरकार ने जो काम करने के बाद प्रणीति शिंदे का आना सही था पत्रकार के लिए? बताओ मुझे। उनका काम जो काम करने वाला आदमी है, राहुल गांधी का क्या काम था? राहुल गांधी का क्या काम था देश में जो प्रणीति शिंदे चुनकर आ गई सोलापुर में? मंत्रिमंडल में थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके काम किया है, उनका काम नहीं है क्या? पत्रकार की भूमिका चारों तरफ से होनी चाहिए। पत्रकार तो एक कांग्रेस कार्यालय में बैठे से बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? मैं पत्रकारों का सम्मान करता हूँ, पत्रकार होने के नाते उनका, किसी पक्ष का प्रवक्ता नहीं हूँ मैं। लेकिन पत्रकारिता भाजपा ने कुछ नहीं किया है। भाजपा को जो यश मिला है उसके बारे में नहीं कहते हो। भाजपा के ऊपर जो जनता ने विश्वास जताया उसके ऊपर पत्रकारिता काम नहीं करेगी। तो मैं दोनों सिर्फ सोलापुर में ऐसा हुआ है क्या? पूरे महाराष्ट्र का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका में आज जनता की क्या आवाज है, आज जनता की राय क्या है, नतीजे आने के बाद भी हम ये चर्चा करेंगे। जो अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जब चुनाव हुआ है और ये बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रही है? लोकसभा के बारे में, विधानसभा के बारे में, ऐसा कैसा? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कैसी बात हो रही है। 29 महापालिका का चुनाव का जो नतीजा आया है उसके ऊपर डिस्कशन करो। तो मैं दोनों साहब से पूछता हूं। दोनों साहब पहले सोलापुर से शुरू करते हैं, नासिक से जहां से सावजी साहब आते हैं। सावजी साहब दोनों जगह थे, सोलापुर में जन्मा था और नासिक में कर्मभूमि है। नहीं, हम तो पूरे महाराष्ट्र का बात करेंगे। उसमें क्या जब चर्चा हो रही, चर्चा एक सिटी की लगाओ ना, फिर सिटी की चर्चा करेंगे। चलो आई वांट टू आस्क दोनों साहब भी सीनियर वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के। जो इतिहास है सोलापुर का, सुशील कुमार शिंदे जी जैसे सावजी साहब ने प्रश्न उठाया, विजय सिंह मोहिते पाटिल हो गए, तो अलग अलग दिग्गज नेता थे जो सेंटर और स्टेट में कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाले हैं। फिर भी आप बीजेपी को क्रिटिसाइज कैसे करते हो दोनों साहब? इतना लैंडस्लाइड जैसे। सबसे पहली बात तो जो अपने सावजी साहब जिस तरह से बात करते हैं ना, हाँ, तो वो इतना बढ़िया तरीके से बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कैसी बढ़ी, मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को कैसा विश्वास बढ़ा, इतना बढ़िया तरीके से बताते हैं। लेकिन हकीकत नहीं है वैसी।
ऐसा है, अगर मोदी जी को अगर लोग इतने चाहते थे तो उनकी 302 सीटें थे, उनको 240 पे क्यों लाया? देश की जनता ने लाया ना 240 पे, मोदी जी को बढ़ाया नहीं, 400 पार का नारा बनाया था। उसके बाद में तिरुवनंतपुरम में मेयर हो गया हमारा। अरे वो छोड़ दीजिए साहब, मोदी जी फेल हो गए, लेने जा रहे हैं। दुनिया आप देखिए, आप कौन सी दुनिया में हो? आप अमेरिका में राज्य करेंगे और छोड़ दीजिए, आपकी अमेरिका में सत्ता है, मेयर हमारे बैठ गए लोकसभा चुनाव के बाद में। जितने राज्य के चुनाव हो गए, पूरे राज्यों के चुनाव में लोकसभा के बाद को जनता ने नकारा। लोकसभा में जो आपने फेक नैरेटिव फैला दिया था ना, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, वो फेक नैरेटिव पे आप आ गए। जॉर्ज सोरोस के पैसे और नियोजन की वजह से आपको सत्ता थोड़े बहुत सीटें ज्यादा मिल गई। आप विदेशी ताकतों के साथ चुनाव में सामने गए। आप लोकसभा की बात करेंगे कांग्रेस वाले? तो अपने प्रधानमंत्री तो विश्व गुरु है ना, विदेशी ताकतों को वही कुचलना चाहिए था। वही बोल रहा हूँ ना, विदेशी ताकतों के साथ आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हो। हमारा देश की जनता के ऊपर भरोसा है, उसके बाद में जितने भी चुनाव हो गए, आप लोगों की फेक नैरेटिव पे लोगों ने भरोसा नहीं किया। बिहार का क्या हाल हो गया आपका? बिहार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। घर में 30-30, 40-40 हजार बांटे, तब कहीं आपको अभी केरल और बंगाल देखिए आगे। अब आप पैसे बांटेंगे, आप पैसे बांट के अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नवीन बने हैं ना, नितिन नवीन, उन्होंने तावड़े साहब के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है केरल की। आप देखिए केरल के लिए आगे क्या क्या होता है। अच्छा, आपका गढ़ है ना। मैं दोनों साहब को पूछता हूं। दोनों साहब, एक दूसरा चीज है कि राइज ऑफ एमआईएम जिस प्रकार से एक जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, सीट्स बहुत आ रहा है उनका, आखिरकार ये वोट आपका था, मुसलमान वोट धोने साहब आपका था। वो सर, वो जो भारतीय ये जो है ओवैसी का नाम 2014 के पहले कोई नहीं जानता था हैदराबाद के बाहर। जैसे ही मोदी जी आए वैसे ओवैसी का नाम आने लगा है, और उनके खुद के मेडिकल कॉलेज को भी मोदी जी ने 100 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें भी दी है। ना ईडी में उनका नाम आता है, ना सीबीआई उनको पकड़ती है, ना कुछ नहीं होता है। वो मोदी जी के दोस्त है, तो उन पे कुछ कार्रवाई भी नहीं होती। उन्होंने हिंदुओं को कितनी भी गालियां दिए, तो राम को भी कितनी भी गालियां दिए, तो भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि वो मोदी जी के फायदेमंद है। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो उनके विचार मैंने देखे। मैंने बोला यार, हम भी हिंदू है, आप भी हिंदू है, तो आपको कैसा पसंद आते हैं ओवैसी? तो बोलते हैं कि वो ओवैसी की वजह से हमारा फायदा होता है। तो इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस वालों के मुंह से हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए बस। इनके सर, इनके दिमाग में कोई स्पिरिट नहीं है हिंदू धर्म का। और आपको हमारे सरकार जात पात देखते नहीं है, विकास योजना सबके लिए है। हमारी बात सुन लीजिए साहू साहब, उनको कंप्लीट कर दो। हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। साहू साहब उनको पूरा बोलने दो, फिर आपके पास मुस्लिम को अनपढ़ रखकर कांग्रेस से 70 साल राज किया ना। हम मुस्लिम को अनपढ़ रखना नहीं चाहते, तो आप बोल दीजिए कंप्यूटर देना चाहते हैं मुस्लिम के। कैंपेन चलाइए, सुनिए, आप एक कैंपेन चलाइए भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस मुसलमानों के कैसे खिलाफ में है, ऐसा आप पूरा उसके प्रूफ निकाल के पूरे देश में चलाइए। आप चलाइए ना। अभी आपको वही एक चारा रह गया बचने के लिए। लोगों को क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। हमारे झूठे प्रचार के ऊपर आप जिंदा रहेंगे? हमारे झूठे प्रचार के ऊपर आप जिंदा रहेंगे क्या कांग्रेस वाले? झूठ क्या ऐसा चलेगा? आप खुद ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे झूठ के प्रचार पे आप जिंदा रहेंगे। अगर मुस्लिम जनता का विकास के लिए मोदी कटिबद्ध है, आपका क्या बुराई जाता है उसमें? आपने मुस्लिम लोगों का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया 70 साल, उनके समझ में आ रहा है। बोलिए, ये इसका जो है ना, सुनिए, आप ऐसा कुछ प्रूफ तैयार कीजिए कि भाई कांग्रेस ने मुसलमानों का कैसा नुकसान किया, क्या क्या किया, जो भी आपके पास कांग्रेस ने मुसलमान पूरे देश का नुकसान किया, मुसलमानों का क्या? नहीं, आप बोलिए जनता में, आप जनता में जाके बोलिए ये बात। जनता ने हमको आदेश दिया है ना अभी जो एक काम करता हूँ, जनता ने जो जनादेश दिया है अभी, वो क्या दिया है? उसके ऊपर तो डिबेट चल रही है अपनी। नहीं, सावजी साहब की क्लिप निकाल के पूरे हिंदुस्तान में वायरल होनी चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो है, हमने जिंदगी में आज तक कभी ऐसा हमने कहा नहीं है, ये कभी बोला नहीं है। नहीं सावजी साहब जो बोलते हैं पूरे दिल से बोलते हैं।
नहीं दिल्ली बोलिए आप, सबका पूरे हिंदुस्तान में साथ, फैलाइए, सबका हमारी विकास। आपको रिक्वेस्ट सबका है। साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह ये है आप ही बोलिए हमारा। ना, आप जनता को बोलिए, कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ है, आप बोलिए, प्रचार धोड़े कीजिए, साहब, हम चाह रहे कांग्रेस नहीं वाले है। हिंदू की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आपकी नहीं, आज की हिंदू की चर्चा हमेशा होनी चाहिए, आप जो आज के बोल रहे हो। नहीं वैसे हम तो हमेशा बोलते, सुनिए सर बात ऐसी है कि हम जो है ना, नहीं सुनिए, धोड़े साहब भविष्य में मेरे दोस्त बनेंगे अच्छे। नहीं मैं आज भी आपका दोस्त हूँ, सुनिए, आज भी मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन मैं आपकी विचारधारा मुझे पसंद नहीं है। मुझे अशोकराव चौहान साहब ने कई बार बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन मेरे विचारधारा आपसे मिलती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश के लिए खतरा है। आने की जरूरत नहीं, आप ही बात करेंगे हमारी तरफ से। नहीं करेंगे सर हम घर में सर, जिस दिन सर जिस दिन मेरे पास कुछ 200-300 करोड़ रुपए आ जाएंगे, कोई घोटाले में मैं फंस जाऊंगा, आप मुझे गले में फांस डालेंगे, आप जेल में जाना है या भाजपा में जाना है। आपके कांग्रेस की ये पहचान है, भाजपा की ये पहचान नहीं है अभी। नहीं ऐसा है, ये पहचान तो कांग्रेस की है। उस वक्त मजबूरी में हो सकता है जाएंगे। 400 के 40 क्यों हो गए? इसी वजह से हुए। सुनिए सर, बोलिए सुनिए, ऐसा है, सुनिए सर, बोलिए आप एमआईएम के बारे में बोल ही नहीं रहे साहू साहब। और आपको एक बात बताओ, सबसे पहले सुन लीजिए, हमारे जो नेता है कांग्रेस के, वो दिल से हिंदू धर्म को मानते हैं। आपको एक बात बताओ, कांग्रेस का छोड़िए, क्यों जा रहे हैं? नहीं सुनिए, कांग्रेस का वो छोड़ दीजिए, कांग्रेस का करें ना आप। नहीं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, छोड़ के क्यों जा रहे हैं? नहीं कांग्रेस को छोड़ के बताया, अशोकराव चौहान आपको बोल रहे हैं भाजपा में आओ, इसका मतलब क्या होता है? धोड़े साहब, अशोक जी चौहान आपको बोल रहे हैं भाजपा में आओ, इसका मतलब देखो, भाजपा का कोई कार्यकर्ता सालों साल जो काम करता है वो बात अलग है, लेकिन अशोक जी चौहान आपको बोल रहे हैं कि भाजपा में आओ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हालत उनसे देखी नहीं जाती आपकी उसमें। ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात सुनिए साहू जी साहब, जो है ना कांग्रेस के लीडर अशोकराव चौहान हो, बाला साहेब थोरात हो, नाना पटोले हो या मानिकराव ठाकरे हो, मैंने करीबी देखा है, वो हिंदू धर्म को दिल से चाहते हैं। और आप जिससे मुलायम बोलते हैं ना, मुलायम सिंह यादव, वो भी रोज हनुमान जी की पूजा किए बगैर घर से निकलते नहीं थे, मैंने देखा है। हम जो है ना धर्म जो मानते हैं, दिल से मानते हैं, आप लोग राजनीति के लिए उपयोग करते हैं। प्रमोद महाजन जी के आप सिर्फ बंगाल की ममता बनर्जी जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करती है तो आपके मुंह सिलाए हुए रहते हैं, जब आप हिंदू नहीं रहते। नहीं जब ममता दीदी जब अत्याचार करती है, जब कम्युनिस्ट में केरल में अत्याचार हुए, जब आप वो तो ब्राह्मण बैठते हो, आप ब्राह्मण हिंदुओं पे जुल्म कर सकता है क्या सर? सर ममता बनर्जी ब्राह्मण है सर, हमारा हिंदुत्व हमारा श्वास है। नहीं ममता बनर्जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण पॉलिटिकल नहीं है, हिंदुओं पे जुल्म कर सकता है क्या? हिंदुत्व पॉलिटिकल है, और आपका मुस्लिम का चेहरा भी पॉलिटिकल, आप अवसरवादी मुस्लिमवादी हो। हम देश के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम अलग नहीं चाहते, उसमें हम अलग नहीं करते विकास के लिए। जो योजना हुई, एक भी योजना मुस्लिम के लिए हिंदू के लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए योजना है, सबके लिए। कोई भी सिलेंडर मुस्लिम बोल के नहीं दिया, कोई भी सिलेंडर हिंदू बोल के नहीं दिया, कोई घर हिंदू और मुस्लिम बोल के नहीं दिया, कोई बिजली घर में हिंदू घर और मुस्लिम घर बोल के नहीं दी है, ये ध्यान रखो। कर्नाटक में जो आपकी सरकार है, रिक्शा वाले को, मुस्लिम रिक्शा वाले को आपने योजना का फायदा दिया, हिंदू रिक्शा वाले को बाजू में बिठा दिया। आप क्या हिंदू की बात करते हो? एक बात बोलिए मुझे, ब्राह्मण समाज का कोई आदमी हिंदू पे जुल्म कर सकता है क्या? बोलिए मुझे आप। मैं क्या बात करता हूँ, वो बात छोड़ो। कर्नाटक में आपने रिक्शा वालों के लिए जो स्कीम बनाई, मुस्लिम रिक्शा वालों के लिए अलग स्कीम है, हिंदू रिक्शा वालों को आपने खदेड़ दिया बाजू को। हमारी कोई भी विकास की योजना धर्म के आधार पर हमने देश में चलाई नहीं है। पिछले 11 साल से 12 साल से जहां भी योजना हुई है, किसी के भी खाते में जो पैसा गया, उसमें हिंदू के खाते में गया क्या मुस्लिम के खाते में गया, ये देखा नहीं है हमने। दो मिनट के ऊपर, देवेंद्र जी फडणवीस के ऊपर इसलिए भरोसा बढ़ गया है। शाहजहां अत्तर साहब से जरा पूछ लेते हैं कि क्या ये हिंदू मुस्लिम विवाद, शाहजहां अत्तर साहब, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, बहुत सालों से आप कंप्लीटली रिपोर्टिंग कर रहे हो, ग्राउंड में क्या दिख रहा है आपको?
कांग्रेस की मुसलमान हमारे साथ हैं, हम जस्टिस प्रोवाइड करते। साहू साहब कह रहे हैं कि हम जब देते हैं फैसिलिटी, हम कोई भेदभाव नहीं करते। नल हर घर नल से जल जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता। घर मिलता है, कोई भेदभाव नहीं। तो स्कीम्स में कोई भेदभाव नहीं होता। आपने ग्राउंड लेवल पर क्या देखा शाहजहां अत्तार साहब? देखिए सर, मुस्लिम समाज के वोटों की जरूरत सभी पक्ष को है। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए, जो आकोट नगर पालिका है, वहां पर यमान के साथ बीजेपी ने दोस्ती कर ली। और उसका अगर दूसरा नतीजा देखा जाए तो मुमरा में जो एक युवा लेडी यमान से चुन के आए, हाँ। तो उसने क्या कहा था कि पूरा मुमरा में हारा मारा कर दोगी। हाँ। तो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट हो गई। बिल्कुल। तो ये एक तरफ तुम बीजेपी वाले मुसलमान लोगों को टिकट देते हो, खड़े भी करते हो, और उनके खिलाफ भी तुम आवाज करते हो, ये गलत है ना। तो ऐसे बात कभी कांग्रेस ने की नहीं। ये तो ये 4 दिन पहले की घटना है ना मुमरा की। अत्तार साहब जो बोल रहे हैं ना, ये बात ऐसी है। जितेंद्र आव्हाड जिस तरीके से पेश आते हैं सालों साल लोगों के सामने, जितेंद्र आव्हाड के साथ काम करने वाली कार्यकर्ता जब ये बात कर रही है, इसकी बात करो आप पहले। ये हमारा मामला ही नहीं है। जिनको इशरत जहां एनकाउंटर के बाद जिन्होंने जो रोल अदा किया था, आतंकवादी के खिलाफ जो रोल होना चाहिए, जितेंद्र आव्हाड जी ने जिनकी तरफ से बात किया था, आज उनके साथ में उनके कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं कि मुमरा हरा होना चाहिए। ये सोच कहां से आई? इसकी पैदाइश कहां की है? ये परवरिश कहां की है? ये देश और राष्ट्र का क्या चिंता इन्होंने जताई आज तक? बात इसकी करो अत्तार साहब। अगर आप पत्रकार है तो देश की सोचो, राज्य की सोचो। अत्तार साहब कुछ बात करना कहते हैं ना, धोने साहब के पास जाता हूं। धोने साहब, अत्तार साहब आप साहू साहब का जवाब देना चाहते हो 2 मिनट में? कैसा है सर, जवाब तो मैं दे दूंगा कि जो असल में अगर किसी की सजा किसी को देना ये गलत है। जो भी हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम लोग रहते हैं, पूरे कोई पाकिस्तान में नहीं जाते या कोई पाकिस्तान के नारे नहीं लगाता। एक आधा कोई तो सिर फिरा होगा वो करता है ना, मैं ना नहीं बोलता। एक आधा सिर फिरा आदमी है मुसलमान में भी, ऐसा नहीं है। मगर आगे एक आधे लोगों ने, एक आदमी ने अगर गलती की तो उसकी सजा तो बाकी मुसलमानों को मत दो भाई। ठीक है, मैं समझ गया। मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूं। बात ये चल रही है कि जितेंद्र आव्हाड जी ने आज तक जो रोल अदा किया, उनके कार्यकर्ता आज ये बोल रहे हैं, इसके बारे में बोलो ना। मैं कहा बोल रहा हूं सब मुस्लिम ऐसे होते हैं? मैंने बोला ही नहीं आपको अत्तार साहब। जो आप खुलासा कर रहे हैं, मैंने वो बोला ही नहीं है। चलो कहना ही नहीं है। मैं धोने साहब के पास। धोने साहब, देवेंद्र फडणवीस जी जबरदस्त एमओयू साइन कर रहे हैं डावोस में। डावोस में 30 लाख करोड़ का एमओयू साइन कर दिया। 40 लाख जॉब्स महाराष्ट्र में क्रिएट करने वाले। मगर कांग्रेस फिर भी आलोचना कर रहे हैं। पिकनिक पे गए हैं डावोस में। अगर मुंबई साइन करना था तो मुंबई में साइन करते अडानी के साथ। डावोस में जाके अडानी से क्यों साइन करने का? ये क्या आलोचना है? किस प्रकार से? धोने साहब, डॉक्टर धोने सर, ऐसा है कि उन्होंने दावोस में अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, लोढ़ा के साथ साइन किए। लोढ़ा को उनके मंत्रिमंडल में जो है लोढ़ा, वो लोढ़ा जी का लड़का, तो वो मुंबई में रहते हैं, अडानी जी मुंबई में रहते हैं, मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे दावोस में जाके। और हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन होते, दिखता है कि इतने रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हुए, इतने रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। और ऐसी कंपनियां रही थी जिनको कोई अनुभव नहीं है ऐसे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं और बाद में उसका कुछ फलित नहीं आता है। अभी तक तो इन्होंने जितने किए ना कॉन्ट्रैक्ट साइन, तो पूरा महाराष्ट्र का तो पूरा इन्हें इतना हरा भरा बन जाता था, लेकिन कुछ उसका तो दिख ही नहीं रहा। और मुंबई के लोगों को दावोस में लेके जाते हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, क्या मतलब है इसमें? तो आप एक्यूज कर रहे हैं कि पिकनिक पे गए आदित्य ठाकरे जी? गए पिकनिक का ऐसा लोढ़ा जी के लड़के को मुंबई में मंत्रालय में बैठे के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, दावोस में जाने की क्या जरूरत है? तो अदानी जी को तो वो तो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में भी वो कर सकते हैं, दावोस में क्या है उनका?
महाराष्ट्र की कंपनियां दावोस में जाती है, दावोस में, और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कोई मतलब है इसमें? ट्रिप है, सरकारी खर्चे से ट्रिप हो रही है सर। क्या प्रॉब्लम तो साहू जी साहब अब पिकनिक पे गए फडणवीस साहब, दोनों साहब। बात ऐसी है, बात ऐसे, दावोस का जो मंच है वो विश्व का जो मंच, साल भर में एक बार वहां सब यहाँ के लोग आते हैं, सब इंडस्ट्री, सब कंपनियां आती है, और वहां जाकर अभी बात ऐसे है, अगर लोकल सेल, अगर सोलापुर में कोई अगर एग्जीबिशन हो गया बहुत बड़ा, और सोलापुर के मेयर उस एग्जीबिशन में विजिट देकर अगर वो बोलेंगे कि सोलापुर के डेवलपमेंट के लिए जो जो स्कीम आई है उसका हम अपनाएंगे, तो क्या इसमें, क्या वो एग्जीबिशन में क्यों गए, वो कॉर्पोरेशन में क्यों नहीं बुलाया उनको? ऐसी बात करेंगे डोने साहब? ये कौन सा तरीका है, मेरे समझ में नहीं आता है। जो बात, अरे खुले दिल से अपना जरा सोचो ना इसके बारे में। जो डेवलपमेंट का सोच है उसके बारे में आप अपने दिल से बोल नहीं सकते कि अच्छा हो रहा है करके? टिक्का टिप्पणी सिर्फ विरोध बोल के विरोध जता नहीं हो कि सही बात है क्या? नहीं, लोग समझ जाते हैं। आपने क्यों नहीं किया इसको इससे पहले ऐसा? अगर ये अभी कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल जो एजेंडा अपनाया है देवेंद्र जी ने, उसके बारे में सोचिए आप। जो बात सही है कि नहीं ये देखिए। जो ब्लैक झूठ है क्या कंपनियां है, वो झूठ है क्या? बात नहीं है। साथ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे 2 साल पहले। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, देखो, हाँ देखो उसका, देखो देवेंद्र जी कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है जो टाइम पास के लिए घूमेंगे। जो इससे पहले टाइम पास के लिए गए थे, उन्होंने आपको देखा है, आपने देखा है उनका भी काम। देवेंद्र जी हर मिनट अब महाराष्ट्र नहीं रुकेगा ये स्लोगन लेकर चल रही है। पूरे मुंबई का नजरिया, पूरा मुंबई वर्ल्ड सिटी होने जा रही है, पूरे मुंबई का नक्शा बदल दिया है। पूरे महाराष्ट्र की जो स्कीमें, महाराष्ट्र के हर सिटी के, अरे गडचिरोली को इतना डेवलपमेंट किया। कोई भी सिटी के बारे में डेवलपमेंट का एक सही प्लान सामने है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का प्लान सही सामने है, एजुकेशन का प्लान है, अस्पताल का, हेल्थ सुविधाओं का प्लान है, खेती का प्लान है। आप सब देवेंद्र जी का जो कि डेवलपमेंट का पूरा नजरिया है, या आप नकारा नहीं सकते, आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते। लोगों ने उनको दिमाग में लिया है, आप कितना भी अनदेखा करो। नहीं, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ रहा है, बिहार की तरफ जा रहा है, बिहार से भी आगे बढ़ गया है। हर जिले में, हर शहर में दिन दहाड़े खून हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं। हमारी कंपटीशन बिहार से हो रही है। देखो बात ऐसी है, बिहार से हो रही है, दुनिया में जो बातें होती है होगी, उसके ऊपर अमल क्या होता है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कानून कैसा काम करता है, उसके लिए उनका नजरिया क्या है, उनका इरादा क्या है, नजरिया है ना सर बच्चे, ये देखना चाहिए। ये तो चलने वाला ही है, दुनिया जब चलती है तो ये सब बातें होने वाली है। लेकिन उसके बाद में वो कैसे पेश आते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं परिस्थिति को, ये भी देखना जरूरी है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, हम तो जा रहे हैं आगे। महाराष्ट्र जब बिहार का नाम लेते हो तो बिहार आपके हाथ से गया ना सर। महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, ये स्लोगन है। ये महाराष्ट्र डेवलपमेंट के जो रफ्तार पकड़ी है, वो रफ्तार अब कम होने वाली नहीं है। आपकी बातों को हम बिहार और यूपी के लेवल में जा रहे हैं सर। गुंडागर्दी में, बलात्कार में, बिहार और यूपी आपके हाथ में 50 साल था, अभी सुधर गया। अभी आप जरा बिहार में जाके देखिए, यूपी में जाके देखिए डोने साहब, आपको फर्क नजर आएगा। यूपी में लोगों ने आपको नकारा है बिहार में, खून करता है। क्या बुरी हालत की कांग्रेस की बिहार में, हमने देखा है। हिसाब के लिए रखा नहीं है आपको वहां पे साहब। जो आपका मिनिस्टर था, क्या टोनी नाम था, जरा अपने अंदर बच्चे ने झांक के देखिए ना, किसानों को रोंदा, कांग्रेस का आत्मपरीक्षण कीजिए। महाराष्ट्र में ये महापालिका चुनाव में कांग्रेस का चेहरा क्या है, ये लोगों, अब 2 दिन पहले लोगों ने आपको कहां, कौन से स्थान पर लाके रख दिया है, इसके बारे में सोचिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों? मैं दोनों साहब से पूछता हूं, दोनों साहब हमारा स्थान देखिए, आपका स्थान देखिए। राहुल गांधी जी ने बहुत खतरे का संकेत दे दिया है ट्रम्प टैरिफ के बारे में। दोनों साहब, राहुल गांधी जी ने कहा 4.5 करोड़ नौकरियां विल गो, जाने वाला है, बिकॉज ट्रम्प के टैरिफ के वजह से हमारे इंडस्ट्री सफर हो रहा है।
उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज टोटली सफरिंग, कारपेट इंडस्ट्री टोटली सफरिंग, तमिलनाडु में अलग अलग इंडस्ट्री सफर कर रहा है और मोदी साहब ने कुछ उनका रिलीफ पैकेज अभी तक अनाउंस नहीं किया। दोनों साहब, क्या ये सच्चाई किस प्रकार से देखते हो? 4.5 करोड़ जॉब्स क्या खोने वाले हम लोग? आर वी गोइंग टू लूज द जॉब्स? दोनों साहब। सर, राहुल गांधी ऐसे नेता है कि जिन्होंने जो बोला है वैसा वैसा ही हुआ है। उन्होंने बोले थे कि कोरोना बड़ा संकट है, कोरोना आने वाला है, तो इनके जो अध्यक्ष है जयप्रकाश नड्डा साहब, जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोले कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने बोला है कि कोई खतरे की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। और राहुल गांधी बोल रहे कि डरने की बात है, कोरोना बहुत बड़ा संकट है। तो इनको तो, गांधी परिवार को तो WHO से भी ज्यादा नॉलेज है, ऐसा उन्होंने बोला था हेल्थ मिनिस्टर ने और उनके पार्टी के अध्यक्ष ने। बाद में क्या साबित हुआ, कितने लोग मर गए, देश की कमर टूट गई। तो ये राहुल गांधी ने उस वक्त ये बोला, उन्होंने नोटबंदी के वक्त भी बोला था। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं वो हकीकत होता है। इसीलिए राहुल गांधी ने अगर बोला है कि 4.5 करोड़ लोगों की नौकरी जाएंगी, तो उनके पास बहुत बड़ा सोर्स रहता है सर, जो ना सरकार के पास है ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे सोर्स राहुल गांधी के पास है। पूरे दुनिया के लोग जो है, उनके इंटेलेक्चुअल लोग उनके संपर्क में हैं, तो बताते रहते क्या हो रहा दुनिया में। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं वो होता है, उन्होंने बोला है। तो सरकार, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि रोकिए इसे। तो सरकार का काम है इसे रोकना चाहिए। तो सरकार अगर इसको रोकती है तो अच्छी बात है। राहुल गांधी की जो सूचना है, जो उन्होंने बोला है, उस पर सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भारतीय लोग हैं, जो 4.5 करोड़ लोग जिनकी नौकरी जाने की संभावना है, उसे रोकना चाहिए। राहुल गांधी को मजाक में उड़ाना गलत है। राहुल गांधी को आपने जब जब मजाक उड़ाया, आपको पीछे आना पड़ा। और आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कानून थे, काले कानून, उन्होंने बोले नहीं ये बहुत बढ़िया कानून है, ये बहुत बढ़िया कानून है। क्या हुआ आखिर में? वो काले कानून वापस लेना पड़ा, क्योंकि पूरे देश के किसान और खास तौर से पंजाब हरियाणा के किसान राहुल गांधी के साथ में आ गए और बोले कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। तो काले कानून वापस लेना पड़ा सरकार को। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं वो सही होता है। तो इसीलिए सरकार ने ये सोच के कि इस देश के 4.5 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की संभावना है, उसे रोकने का काम करना चाहिए, ना कि राहुल गांधी की खिल्ले उड़ाने चाहिए, राहुल गांधी को मजाक में लाना चाहिए। मैं जरा शाहजहां अख्तर साहब के पास आता हूं, फिर सावजी साहब। शाहजहां अख्तर साहब, देवेंद्र फडणवीस 30 लाख करोड़ का MOU साइन करके 40 लाख नौकरियां महाराष्ट्र में, जिसमें पूरे कोंकण का टोटल कायाकल्प होने वाला है। कोंकण, रायगढ़ से लेके आप सिंधुदुर्ग से लेके आप आगे जाके पुणे से लेके शोलापुर, तो एक वातावरण ऐसा है कि पूरे नौकरी इंडस्ट्री भरने वाला है महाराष्ट्र में। क्या आपको क्या फील्ड से क्या रिएक्शन आ रहा है? बिल्कुल सही है सर। आज आम जनता में अगर ये सवाल, जनता के सामने अगर आप ये सवाल करोगे ना, तो चुनाव जब चालू होते हैं तभी इनका आश्वासन आता है। चुनाव के बाद वो काम कहाँ है, किधर गया, इसका कुछ पता नहीं चलता। लोगों को गुमराह करने का काम करता है। आज तक भी कितने वादे किए, अगणित वादे किए हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मगर चुनाव के बाद असल में क्या होता है, ये आप लोगों को सबको 10 काम में से एक आधा काम होता है ना, नहीं बोलता मैं भी, मगर 9 काम का क्या सब दावोस का जो प्रोग्राम बन गया वो चुनाव के ऊपर था क्या? दावोस ने जो प्रोग्राम बनाया वो महाराष्ट्र का चुनाव देखकर किया। सोलापुर कॉर्पोरेशन का चुनाव लग गया है, दावोस में प्रोग्राम करो, ऐसा है क्या? वैसा है ना? क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा। कितने योजना है सोलापुर में हवाई अड्डा शुरू होगा, वो चुनाव से पहले हुआ। इसमें सोलापुर में रोजगार देंगे, मजदूरों को काम देंगे, जो इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम बन गया, वो इनका सोलापुर का कॉर्पोरेशन देखकर बनाया गया। हवाई अड्डा भाजपा के तो वक्त नहीं हुआ, हवाई अड्डा कांग्रेस के इतिहास में हुआ है। वो कांग्रेस की सत्ता आने के बाद 14 साल पहले बंद कर दिया और फिर वही चालू कर दिया। आज बोरापनी का हवाई अड्डा है तो वो भी शुरू करने दे रहे ना, उसका निधि किधर गया?
सोलापुर में IT पार्क का काम शुरू होगा, बस यही आश्वासन देख रहे हैं लोग। तो साहू जी साहब, पुणे के बारे में चर्चा करो, पिंपरी चिंचवड, मुंबई, और 29 कॉर्पोरेशन हो गई महाराष्ट्र में, सिर्फ अत्तर साहब सिर्फ सोलापुर का ये स्टडी कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया। बोलिए साहू जी साहब, बोलिए किस प्रकार से दावोस का ट्रिप को देखते हो, जो आलोचना कर रहे हैं, पिकनिक गए। नहीं, मेरे दावोस का जो रिजल्ट आया है, देवेंद्र जी ने जो एक पूरे देश के लिए जितना स्पीड रहता है कामों का, एक महाराष्ट्र राज्य को इस बारे में 1 नंबर पे लाके बिठाया है। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने जो MOU किए हैं, उसकी सराहना होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका मेरे समझ में नहीं आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जाकर महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र का नजरिया बदलने के लिए जो प्रयास किए हैं, उनका अभिनंदन होना चाहिए। ये बोलते हैं चुनाव देखकर क्या संबंध है चुनाव कर दावोस का। डॉक्टर धोने साहब ने बोला कि 4.5 करोड़ नौकरी जाने वाला है ट्रम्प टैरिफ की वजह से। इंपोर्ट सैंक्शन जो हो रहा है, ट्रम्प टैरिफ कर रहे हैं, हमारे उद्योग खतरे में है। तो कितना सच्चाई है जो धोने साहब, राहुल गांधी जी कह रहे हैं? अभी सर सूरत चेन्नई रास्ते का काम शुरू है। आज अक्कलकोट में आज ही मैंने स्टोरी बनाया है, तो वहां के लोगों की शिकायत है कि जो उन्होंने प्लास्टिक लगा है, जो काम कर रहे, उससे कई लोगों के दीवार गिरने लगे, कई लोगों में अभी वहां पर प्रदूषण बढ़ गया है। ये रास्ता होने तक लोग मर जाएंगे। तो उसके बारे में वो शिकायत करके भी उनके शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे। इसके जिम्मेदार कौन है? साहू जी साहब बोलिए। अच्छा करे काम, हम ना नहीं बोलते। सूरत चेन्नई रास्ता यहाँ से हमारे शोलापुर से जाएगा, हमें बहुत खुशी है, मगर रास्ता होने तक आदमी हम लोग बचेंगे या नहीं, कुछ बोल नहीं सकते साहब। साहू जी साहब दूसरा नहीं, अत्तर साहब का कहना क्या है, वो जल्दी होना चाहिए ऐसा। हाँ, क्वालिटी जल्दी होना चाहिए, मगर जो स्थानिक लोग हैं तो उनके शिकायत पर उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर तुम्हारा काम जल्दी होने के लिए अगर तुम प्लास्टिक लगा तो उसके अत्तर साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। अगर आप पत्रकार है, आप कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है साहब, आपकी बात कौन नहीं सुनेगा? ये इसके बारे में आपकी बात कौन नहीं सुनेगा? आगे लगा मेरी स्टोरी। अत्तर साहब, आप पत्रकार हैं, आपका एक पूरा फुटेज लेकर मैंने आगे स्टोरी बनाया है उसका। अच्छा, आपका प्रशासन में एक फोन भी गया तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। अच्छा, अनोन कोई छोटा कार्यकर्ता है जिसको पूरी जानकारी नहीं है, वो ऐसी बात करो तो मैं समझ सकता हूँ। अच्छा साहू जी साहब, डॉक्टर धोने साहब के जो लीडर है महाराष्ट्र प्रदेश में, हर्षवर्धन सपकाल जी, वो जाने वाले हैं मणिकर्णिका घाट में। अहिल्या भाई होलकर का चेक करने के लिए के योगी जी ने गिरा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। अब घाट के जो रीडेवलपमेंट में कितना नुकसान हो गया, तो क्या किस प्रकार से देखते हो सपकाल जी वहां जाने वाले मणिकर्णिका घाट? साहब बात ऐसी है, वहां सपकाल जी जाने दो या और कोई भी जाने दो, कोई भी बात जब डेवलपमेंट के लिए होती है तो 100 बार सोचकर होती है। मोदी जी और योगी जी अहिल्या देवी जी का सम्मान बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमने महाराष्ट्र में अहिल्या नगर जो नाम रखा है, अहिल्या देवी नगर, यह हमने अहिल्या देवी का सम्मान हमने किया है। और वहां काशी विश्वेश्वर के वहां पे जब कॉरिडोर बनाया तो पहले वहां अहिल्या देवी जी की प्रतिमा को अभिवादन करके पूजन करके पूरा प्रोग्राम बन गया है। मणिकर्णिका घाट जो वहां का जो है, वहां का जो यातायात में जो असुविधा है, लाखों लोगों का जितना उधर उपयोग होने वाला है, जो दुरुस्ती होने वाली है, वो पूरे कायदे कानून और सब सम्मान दिमाग में रखकर वो होगी। ये जज्बाती मुद्दे निकालकर बहकावे में लाकर, आपने चुनाव से पहले जब लोगों को बहकावे ना सीखे, कोई भी बात होने दो, गलत तरीके से बहकावे में लाकर आप 1-2 दिन मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे सही बात क्या है ये सोचनी चाहिए। इसके बारे में योगी जी और मोदी जी अहिल्या देवी जी का सम्मान बहुत अच्छा करना जानते हैं, संस्कृति भी जानते हैं और लोगों की जरूरत भी जानते हैं और डेवलपमेंट भी जानते हैं। ये जितना बवाल मचाएंगे ये उतने खुले होंगे इनके खुद के तरफ से
लोग इनके साथ में और टूटेंगे, जनाधार और इनका और कम होने वाला है। डॉक्टर धोले साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। द फाइनल थिंग, आप किस प्रकार से सतपाल जी वहां जाके इंस्पेक्शन करेंगे, बात करेंगे? साहू साहब ने क्लियर कट कहा, कुछ फर्क नहीं। अहिल्या जी के आदर मोदी योगी जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से किया है, आपका जाने से कुछ नहीं होने वाला। धोले साहब सर, जो शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वर जी, उन्होंने बोले हैं कि मंदिर गिरा रहे योगी सरकार, तो ये मंदिरें गिरा रही है। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर का स्टैचू भी गिराया, तो ये तो हम नहीं बोल रहे, हमने बोलना था बाद में। साहब, हिंदुस्तान में इतने शंकराचार्य हैं, इनको कांग्रेस के शंकराचार्य के नहीं, कांग्रेस के शंकराचार्य जो गुमराह करते हैं मुद्दे को लेकर, जो गुमराह करते हैं, वो एक का नाम उनके पास है। नहीं, बाकी देखिए सब जो शंकराचार्य के ऊपर जो इन्होंने मद्रास में किया था, उसके ऊपर ये कुछ बोलेंगे नहीं। हम तो उनको कैसी तकलीफ दी, उनको कैसा तो ये दिया, नहीं, गलत ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये जो जिन शंकराचार्य के बारे में जो बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रयाग के बारे में क्या किया और जगह पे क्या किया, कैसे कैसे गलत फंडे अपनाए, ये सब बाहर आ गया है ना। ये बातें बाहर मुझे साहब, इसमें एक मुझे विश्वास है, ढोणे साहब और मुक्ति विचरण जो शंकर जी की बात करे ना, वो 1 घंटा भी साथ में रहेंगे तो ढोणे साहब उनके साथ में कुछ बोलेंगे नहीं कभी, सही मायने में। 2 मिनट मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। सुनिए, हम पहले हिंदू है जन्म से, उसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता है। सुनिए, नहीं, बदले सुनिए, आप हर 5 मिनट के बाद बोलना पड़ता है हम हिंदू है करके। मैं कहा नहीं, आप ये इसलिए बोलना पड़ता है कि हम सभी शंकराचार्य को मानते हैं, आप लोग नहीं मानते। हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि भाजपा के शंकराचार्य जो आप बवाल मचा रहे हो, ये सब झूठ है। यानी आपने जो गोमांस पे जो बोले थे, वो मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने बोला था कि जो गोमांस को खाएगा उन्होंने पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ऐसे बोलने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को इन्होंने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। और जो किरण रिजिजू बोलते हैं कि मैं गोमांस खाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है, रोक के दिखाए। तुम हमारे दल की चिंता मत करो। अरे ढोंगी लोग, आप तुम्हारे लोग तुमको क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ढोंगी सोचो। आप ढोंगी है भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपके केरल के नेता अभी किस हाल में है, ओके, जरूरत नहीं है। वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू। गुलाम नबी आजाद आपको छोड़ के गए, रोए संसद में। जरा आप सोचो ना इनके बारे में। 50 साल आपके साथ ईमानदारी में रहेगा आदमी, रो के भटक गए थे लोग, भटक गए थे, विचारधारा से भटक गए थे। बगला चाहिए था, क्यों हटा नहीं रहे उनको बगले से? ऐसा क्या? वाह, उनको बगले से क्यों नहीं हटाते? आपके खिलाफ हो गए तो विचारधारा के साथ चले गए, ऐसा? फिर ऐसे ही है, जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ गया वो हमारे खिलाफ गया, कांग्रेस की विचारधारा से भटक गया, हमारे विरोध में गए, खत्म बात। कांग्रेस की विचारधारा गलत रास्ते पे गई, इसलिए नहीं, वो नहीं जाती। ये पहले सोचो। नहीं, वो नहीं जाती, कभी गलत नहीं रहता। थैंक यू सो मच लक्ष्मण साहू जी। एक प्रदेश का नाम लो, कोई प्रदेश। We come to the end of the program. छोड़ के जा रहे हैं। Thank you लक्ष्मण साहू जी, thank you so much for being with us. Thank you Dr. Sudhir Dhone साहब, thank you for being with us. शाहजहां अख्तर साहब शोलापुर से, thank you so much for being with us. Thank you साहू जी साहब, thank you. As you all बोलिए तो अच्छा रहेगा। बोलिए साहू जी साहब। अख्तर साहब को मैं पत्रकारिता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। वो कांग्रेस दल का कार्यकर्ता बोल के नहीं बोलनी चाहिए। मेरे घर आ जाओ दाल रोटी खाने के लिए। Yes. Thank you so much for the film. Thank you so much. मैं सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको इंसल्टिंग नहीं बोल रहा। नहीं, सम्मान कर रहे, सम्मान। नहीं, मैं कुछ गुस्सा करे। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, ऐसा क्या? Thank you so much. Thank you Saji Saab so much. Thank you Athar Saab. And as we always say with the preamble to the Constitution, which says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality before the law, and equal protection of rights. When we talk about liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship, and belief in the right to life, liberty, and pursuit of happiness.
When we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. And as we always say, when you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Fastest growing channel of the nation, Nation Now. And we believe it's a fundamental duty of all political parties and the political leaders to come together to see that they protect and preserve the foundations of the Constitution. Because if the Constitution survives, the Republic survives, the Constitution survives, the people of the Republic survives, and if the people of the Republic survive, we all survive. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll come again with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.